हम सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारिश के आपातकाल की। पूरे मध्य प्रदेश में बारिश ने तांडव मचा रखा है। सभी जगह बाढ़ के हालात हैं, जिस पर सीएम शिवराज अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स से भी बात की है। शिवपुरी के मणिखेड़ा डैम के 10 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद 4 जिलों के कई गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिवपुरी के 24 गांव में वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम के कारण परेशानी आ रही है। बाढ़ के चलते रेल सेवा तक बाधित हो चुकी है। ग्वालियर और मुरैना की तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 6 तस्वीरें और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे आसमान से बारिश आफत की तरह बरस रही है। कुछ लोगों के लिए अच्छी जरूर है जिन्हें गर्मी से निजात मिल गई है, लेकिन कैसे निचले इलाकों में अब त्राहिमाम मचा हुआ है। शिवपुरी के गांव में 2 लोग 24 घंटे तक पेड़ पर अटके रहे, तब जाकर रेस्क्यू टीम पहुंचती है और उन्हें रेस्क्यू करके लाती है। तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की बारिश के बाद। तो प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हो रही बारिश के बाद हालात बिगड़े हुए हैं, जिस पर सीएम शिवराज लगातार नजर भी बनाए हुए हैं। बाढ़ सहित राहत और बचाव कार्य की जानकारी देते हुए बताया कि ग्वालियर, दतिया, भिंड, रीवा में बाढ़ के हालात हैं। शिवपुरी में भारी बारिश का केंद्र बना हुआ है। प्रदेश भर के 1100 से ज्यादा गांव भारी बारिश के बाद अब प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 200 गांवों में हालात ज्यादा खराब हैं। 22 गांव पानी से घिरे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने बताया कि कल केंद्रीय रक्षा मंत्री से बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर चर्चा की गई थी। मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। राहत और बचाव के काम में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जुटे हुए हैं। हालात से निपटने के लिए मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया शिवपुरी में डेरा डाले हुए हैं। सीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के साथ ही खाने पीने और इलाज के इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी भारी बारिश का केंद्र बना हुआ है और 2 दिन में ही 800 मीटर से ज्यादा बारिश सवेरे तक हो गई है। 800 मिलीमीटर। लगभग 1100 गांव पूरे प्रदेश में प्रभावित है। 200 गांव ज्यादा प्रभावित है। 22 गांव घिरे हुए हैं। संकट बड़ा है और इसलिए हर संभव उपाय हम कर रहे हैं। हमारे 2 मंत्री यशोधरा जी, महेंद्र सिंह जी शिवपुरी में ही बैठे हुए हैं। कंट्रोल रूम बना के वहां से देखरेख कर रहे हैं। मैं लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। वल्लभ भवन में भी कंट्रोल रूम बना है। हमारी हर संभव कोशिश है कि संकट की इस घड़ी में अपनी जनता को हम सुरक्षित निकाल के ले आए। तो मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनाती होगी। सेना की पीएम और रक्षा मंत्री से सीएम ने मदद मांगी थी। यूपी के झांसी और बबीना से रवाना हो चुकी है सेना की 4 टीम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ और वाराणसी से भी एनडीआरएफ की 2 टीमें एमपी के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल रक्षा मंत्री से बातचीत की थी फोन पर। आज प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत की गई और ये कहा गया कि केंद्र की ओर से मदद की जाए, रक्षा क्षेत्र से भी मदद की जाए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाला जा सके। अब इसी पूरे मामले में केंद्र सरकार की ओर से मदद की गई है। सेना की 4 टीम जो हैं रवाना हो चुकी है मध्य प्रदेश के लिए। यूपी के झांसी और बबीना से ये टीम आ रही हैं। लखनऊ और वाराणसी से भी एनडीआरएफ की 2 टीमें एमपी के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो आसमानी आफत से निपटने के लिए अब एनडीआरएफ की 2 टीम लखनऊ, वाराणसी से और सेना की 4 टीम यूपी के झांसी और बबीना से रवाना हो गई हैं। केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी राज्य की शिवराज सरकार की ओर से। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सेना की मदद से लोगों को बचाया जा रहा है। हालांकि मुश्किलात यहां भी आ रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। सेना का हेलीकॉप्टर बाढ़ग्रस्त इलाके में पहुंचने में मुश्किलें उसको भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जवान लगे हुए हैं। मृदुल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। मृदुल, मदद मांगी गई थी, केंद्र सरकार की ओर से मदद दे दी गई है, कब तक ये टीम मध्य प्रदेश पहुंच जाएंगी? जल्द से जल्द कोशिश यही है कि टीम मध्य प्रदेश पहुंचे, क्योंकि चाहे कॉलम की बात करें, कॉलम भी भेजे जा रहे हैं और झांसी से जो ग्वाल है दतिया के लिए और उत्तर प्रदेश का जो बबीना है वहां से शिवपुरी और श्योपुर के लिए लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द टीम पहुंचे। एनडीआरएफ की 2 और टीमें मध्य प्रदेश में
पहले से 3 टीम है, इसके अलावा 2 और टीमें पहुंचेंगी पटना। एक टीम जो पहुंचेगी वो लखनऊ से पहुंचेगी और दूसरी टीम पहुंचेगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस से। और ये अब मध्य प्रदेश की तरफ निकल चुकी है। हो सकता है संभवतः बहुत जल्द ये टीमें यहाँ पर पहुंच जाएं। इसके अलावा एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एनडीआरएफ की टीम है उसमें एक टीम में 25 कर्मचारी होते हैं, यानी 2 और टीम आएंगी तो 50 लोग एनडीआरएफ के और मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और लोगों को जल्द से जल्द सहायता पहुंचे, इसके लिए लगातार वो कोशिश में जुट जाएंगे, उनका रेस्क्यू किया जाएगा। अभी खबर ये भी मिल रही है कि जो ग्राम बरुआ है वहां 55 लोग ऐसे हैं जिसको एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया है, उन्हें बचा लिया है। वैसे ही सेना की टीम भी है, टुकड़ियां हैं जो जल्द ही मध्य प्रदेश में आएंगी और जो अन्य 4 जिले हैं वहां पर एक कॉलम भेजा जाएगा। एक कॉलम में 80 लोग होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो 4 कॉलम आएंगे अलग अलग 4 जिलों में भेज दिया जाएगा, यानी 80 की टीम वहां पर भी सेना के जो जवान हैं वो मुस्तैदी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में जैसे ही हालात जहां पर भी लग रहे हैं कि बहुत ज्यादा खराब है, वहां पर मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, प्रशासन से लगातार अपडेट ले रहे हैं और जो मदद हो सके वो केंद्र सरकार से भी मांगी जा रही है, सेना से मांगी जा रही है, एनडीआरएफ से मांगी जा रही है। चलिए उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और तमाम लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मृदुला आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अब बात जवाहरलाल नेहरू की, क्योंकि उनकी सरकार को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मंत्री विश्वास सारंग के बाद अब एक और मंत्री हैं जिन्होंने ये कहा है कि नेहरू और इंदिरा के कारण ही आज गरीबी बढ़ रही है, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने देश में बढ़ती गरीबी के लिए कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अगर 1950 और 51 के दौरान ठीक तरह से काम किया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। गरीबी हटाने के लिए कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ नारे दिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबी हटाने के लिए बीजेपी नेता और सरकारें लगातार काम कर रही हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है। अरविंद भदौरिया के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि ये इनकी पुरानी खींच है जो आज तक नजर आती है। यही वजह है कि ये लोग बार बार लौटकर 1947 पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू सूरज थे, लोग उनके साथ खड़े रहे। गरीबी हटाओ का नारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उस समय दिया था। आज तक गरीबी हटी नहीं है। गरीबी हटाने का कोई काम कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सड़कों का किसी ने कोई कल्पना की होगी तो देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की है। आप 1950, 51, 52, 60 में भी थे, आपने तो प्लान नहीं किया, इसलिए आप गरीबी हटाओ के नारे के साथ 50 साल तक रहे हैं। हम गरीबी को सेवा करते हुए उनको बराबरी का स्थान देने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। जब इन्हें 77 में सत्ता मिली तब जो है ये नंगी लड़ाई लड़के ये खुद ही ढेर हो गए। इंदिरा गांधी वापस लौट के आई, बड़े बहुमत से लौट के आई, और इन्हें फिर जब 90 में चांस मिला तो ये खुद आपस में लड़के मर गए। कोई क्या कर सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन पूरा है। ये अपने आप को मानते हैं कि सत्ता के केवल हम ही हकदार हैं, ये देश को मान्यता नहीं देते, इसलिए रोते रहते हैं। और इसी ये सूरज और जुगनू की लड़ाई है, ये चलती रहेगी और जुगनू हमेशा रोता रहेगा सूरज के नाम पर। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा मिलेगी। शिवराज कैबिनेट ने आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 को हरी झंडी देती है। मध्य प्रदेश जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला इसी के साथ देश का पहला राज्य बन गया है। फांसी के साथ विधेयक में उम्र कैद और 20 लाख रुपए का जुर्माने का भी प्रावधान है। विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पेश हो सकता है। विधानसभा में पास होने के बाद कानून लागू होगा। कैसे जनता की तकलीफ हम कम करें, लोग सुरक्षित कैसे रहें। अगर समाज को कोई नुकसान पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है तो उसको सजा दें। आज ही हमने कैबिनेट से एक नए कानून का मसौदा प्रस्ताव पारित किया है, और वो है कि मिलावटी शराब अगर कोई बेचेगा तो फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा या जेलों में सड़ाया जाएगा। वहीं सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस हमलावर है। जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी देने वाले फैसले पर कमलनाथ हमलावर हो गए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा
कि केवल कानून बनाने से माफिया कभी खत्म नहीं होंगे, कानून का क्रियान्वयन बेहद जरूरी है। कमलनाथ ने नसीहत देते हुए लिखा कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति नजर आनी चाहिए। कड़े कानून की बात तो बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार द्वारा सालों से की जा रही है, लेकिन प्रदेश में आज भी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं अवैध शराब मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि अवैध शराब से मौत के मामले में आरोपी को उम्र कैद और फांसी का कानून तो बना दिया, लेकिन बीजेपी आरोपियों को फांसी होने नहीं देगी, क्योंकि जहरीली शराब माफिया बीजेपी से जुड़े लोग हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ कानून बनाना जानती है, कार्रवाई नहीं करती। जो कदम है अच्छी बात है कि अच्छा कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य ये है कि जो अवैध शराब का बिक्री कांड है, इसको रोकने के प्रयास अभी तक क्या हुए हैं? आपने देखा अवैध शराब से कितने लोग मरे, जहरीली शराब से कितने लोग मरे? आपको मुरैना में, शिवपुरी में, ग्वालियर में, इंदौर में, भिंड में, अलीराजपुर में, कहाँ किस पे कोई कार्रवाई हुई है? मैं समझता हूँ कानून बना देने से और कानून को लागू करने से अंतर ये आता है कि जब कानून बनाते हैं तब सरकार होती है, जब लागू करते हैं तो उन्हें अपने लोग नजर आते हैं, और भाजपा के लोग इस काम में बहुत ज़्यादा माहिर हैं, इसलिए किसी को नहीं होता। इससे पहले बलात्कार के मामले में हुआ, बच्चियों बलात्कार में किसको फांसी हुई? आज तक किसी को हुई क्या? ग्वालियर में ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के खिलाफ जंग में अब मासूम बच्चे भी उतर गए हैं। सैकड़ों नौनिहाल प्रकृति संतुलन, पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में छोटे बच्चे शारदा बाल ग्राम स्थित पहाड़ी पर पहुंचकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे बच्चों से जब पूछा गया कि वो पौधे क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, हर कोई पौधे लगाता है लेकिन देखभाल कोई नहीं करता। देखभाल नहीं होने से पौधे सूख जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज जो पौधे लगाए हैं उनकी 6 महीने से लेकर 1 साल तक सेवा करेंगे। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, पुलिस अधीक्षक अमित सांगी ने भी बच्चों के साथ पौधारोपण किया है। आपको बता दें कि बाल पर्यावरण संसद के सदस्य पिछले दिनों पक्षियों को लगातार 4 महीने तक दाना पानी देने का भी सराहनीय काम कर चुके हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, ग्वालियर में ये छोटे छोटे बच्चे पौधे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक और अहम बात इन्होंने कही कि पौधे लगाना आसान है लेकिन उनकी देखभाल कोई नहीं करता है, इसीलिए हम ऐसे इलाकों में पौधे लगा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी 1 साल तक देखभाल भी करेंगे। कलेक्टर एसपी ने भी बच्चों की सराहना की है। जी पॉजिटिव खबर हम ये आपको दिखा रहे हैं, ग्वालियर में बच्चों ने पौधारोपण किया है, साथ ही साथ लोगों से भी अपील कर रहे हैं, और सब ये भी कहा जा रहा है कि पौधे लगाना ही सब कुछ नहीं होता, पौधे की देखभाल करना भी जरूरी है। आज यहाँ पर पौधे लगाए जा रहे हैं और 500 पौधे लग चुके हैं, और यहाँ पर हम पौधे लगाएंगे और उन्हें 1 साल तक उनकी देखभाल भी करेंगे। लोग पौधे लगाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, मगर हम पौधे लगा के उनकी देखभाल भी करेंगे और उनको बड़ा बनाएंगे। उनके सहयोग से पर्यावरण को बचाने के लिए जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें सहभागिता करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे एसपी साहब ने भी इसमें सहभागिता की। सभी बच्चों को इसके लिए बधाई, और आपको एक अच्छा काम आगे बढ़ाने के लिए बधाई। हम लोग ग्वालियर में इस बार 1 लाख पौधे लगा रहे हैं, आप लोग भी उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ऐसे कर करके हम ग्वालियर के पर्यावरण को बहुत ही अच्छा करेंगे।